6 साल के लिप के बाद हमें दिखाया गया है हनुमान की गली का सीन। यहाँ पर पूरे 6 साल हो चुके हैं। जोधपुर में संध्या की 3 साल के लिए पोस्टिंग हो गई है। यहाँ पर संध्या 3 साल से घर से बाहर है। वही आप यहाँ पर भाबो पूजा कर रही होती है, तुलसी माता की प्रदक्षिणा मार रही होती है। बाबा साहब आते हैं और संतोष भाबो से कहते हैं कि संतोष तुम ये क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर भाबो कहते हैं कि क्या हुआ जी। तभी बाबा साहब कहते हैं कि तुम प्रदक्षिणा मार रही हो या दौड़ लगा रही हो, टावरों के लिए पूजा रखी है ना, थोड़े आराम से करो। तभी यहाँ पर भाबो कहती है कि आपको क्या पता है ये पूजा मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। तभी यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि ठाकुर जी ये ना समझे कि तुम्हारी उम्र के साथ साथ भी श्रद्धा भी कम होती जा रही है। तभी यहाँ पर भाबो बाबा साहब से कहती है कि ना, ठाकुर जी को पता है कि मैं बचपन से ही ठाकुर जी की पूजा करते आ रही हूँ और वो समझेंगे। यहाँ पर भाबो कहती है कि आपके तो टांगे भी और आंखें भी कमज़ोर हो गई है। और यहाँ पर बाबा सा कहते हैं कि तुम्हारी तो जुबान कभी मीठी ना होगी। तब यहाँ पर एक लुगाई आती है पड़ोस की और वो प्रसाद देने के लिए आती है। कहती है कि संतोष ये प्रसाद लो, मेरे बिन्नी ने अपने टाबरों के लिए पूजा रखी थी और अक्सर ये पूजा अपनी माँ ही बच्चों के लिए रखती है। तुम्हारी बिन्नी तो 3 साल से जोधपुर में जा चुकी है, उसे कभी अपने टाबर की याद ना आती का, उसका कलेजा कभी फटता नहीं क्या, माँ होकर भी अपना माँ का फर्ज नहीं निभाती। तभी यहाँ पर भाबो उसे कहती है कि तारी मारी माँ हो या कोई हो, अपने टाबरों के लिए उसका दिल धड़कता ही है, कलेजा फटता ही है। क्या करे, मेरी बिन्नी की ड्यूटी ही ऐसी है। और ये को माँ है, अपना माँ का फर्ज भी निभाती है और पूरे बहू होने का भी फर्ज निभाती है। आपको क्या पता माँ का कलेजा कितना बड़ा होता है और कोई भी माँ अपने बच्चों को इतनी आसानी से नहीं भूलती। यहाँ पर भाबो उसे बहुत कुछ सुनाती है। वो शर्मिंदा हो जाती है भाबो की बात सुनकर और वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ अब संध्या जोधपुर में अपनी ड्यूटी अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो संध्या अब घर वापस आने के लिए तैयार हो चुकी है। वही अब यहाँ पर स्कूल के बच्चों को कुछ किडनैपर ने कैद करके रखा होता है छत पे। वो ऊपर से बोलता है कि मेरी कहना नहीं मानोगे तो मैं सारे बच्चों को यहाँ पर मार डालूंगा। वो बंदूक दिखाता है और कहता है कि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँगा, बस 10 मिनट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पुलिस नीचे खड़े होते हैं। यहाँ पर संध्या आती है, तब तक यहाँ पर संध्या कहती है कि मुझे है अब कुछ करना होगा। संध्या देखती है कि ऊपर जाती है कि गेट को ताला लगाया है। वो संध्या दूसरी बिल्डिंग पे जाती है और वहाँ से निशाना लगाती है। जैसे ही वो निशाना लगाती है और देखती है कि जो किडनैपर है उसके हाथ में बच्चा है और उसने बच्चे के सर पर गन रखी हुई है। संध्या को अपने वंश की याद आती है, कैसे उसका वंश 6 साल पहले उससे दूर हो चुका था और हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका है और आज के 6 साल हो चुके हैं पूरे वंश को गए हुए। यहाँ पर संध्या सारे बच्चों को बचा लेती है और किडनैपर को गोली मारकर बच्चे से कहती है कि अब तुम्हें कोई नहीं परेशान करेगा, अब तुम सही सलामत हो। एक बच्चा संध्या को लिपट जाता है और कहता है कि मुझे मेरी मम्मा के पास जाता है। संध्या की आंख भर आती है। तभी यहाँ पर बाबा सा और भाभो ने पूजा रखी होती है सारे घर के बच्चों के लिए। पंडित जी से भाभो कहती है कि आज मेरे घर के जो टाबर है सारे बच्चे, उनके लिए मैंने पूजा रखी है। बाबा सा भाभो के पास एक एक थाल देता है प्रसाद की। भाभो पंडित जी के पास देती है। पंडित जी पूजा करके एक एक थाल। यहाँ पर भाभो कहती है कि हमारी मिश्री की थाल है, ये हमारी परी की थाल और वही हमारे गोलू की और ये वेद की आखिरी थाल बची होती है, वो वंश की थाल होती है। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि सारी थाल की पूजा कर ली है, अब इस थाल में से जो प्रसाद है वो बच्चों को खिला देना। यहाँ पर भाभो कहती है कि बच्चे तो सारे खा लेंगे पर मेरा वंश कभी ये थाल का प्रसाद नहीं खाने आएगा। 6 साल हो चुके हैं पूरे। बाबा साहब कहता है कि संतोष, घर में कितने सारे बच्चे हैं फिर भी वेद वंश की याद आती ही है। जब भी उसकी याद आती है तुम्हारा कलेजा फट जाता है। वंश की कभी कोई नहीं पूरी कर सकेगा और वंश की याद हमें हमेशा आती रहेगी। भाभो कहती है कि हमारी बिन्नी इतनी दूर है, उसका कलेजा क्या करता होगा, कितना फटता होगा अपने बेटों के लिए, अपने टाबरों के लिए, वो भी ज़्यादा वंश के लिए। संध्या अपने बेटे की यहाँ पर करामतें बता रही होती है अपनी पुलिस ऑफिसर से और कहती है कि सर मेरा बेटा ऐसा है ना, बहुत जिद्दी है, उसने एक बार जो बात ठान ली वो करता ही है और कभी पीछे नहीं हटता, बिल्कुल मेरी तरह है। यहाँ पर वंश का सीन दिखाया गया है। वो हनुमान का जो होता है वो खोटा मास्क वो लगाकर घर में फिरता है। उसने यहाँ पर हनुमान गली में एक नाटक रखा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उस नाटक में बाबा साहब की छड़ी निकालता है और उसे तोड़ देता है और कहता है कि ये मेरा गधा है और वहाँ से भागकर वो इमली के पार्लर में चला जाता है। इमली के पार्लर में इधर उधर घूमता है, उसे एक माला नजर आती है। इमली कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुझे, मुझे बताओ। यहाँ पर वंश कहता है कि आपकी माला लेकर जा रहा हूँ और ये यही समझना कि
ये आपकी तरफ से दक्षिणा है मेरे नाटक के लिए। इमली हँसने लगती है और कहती है कि ये बच्चा बहुत शरारती है। वेद बहुत शरारती हो चुका है। यहाँ पर वेद मतलब वो आता है अपने पूँछ में पहले आग लगाता है और सारे तेज पर आग लगा देता है और इधर-उधर कूदने लगता है हनुमान बनकर। यहाँ पर बच्चे ये आग देखकर काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि वेद तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो तुमने आग लगा दी, अब हम नाटक कैसे करेंगे? वेद काफ़ी शरारत करता है, अपनी पूँछ में आग लगा लेता है। जैसे ही आग लगाता है बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं कि वेद ये मत करो, आग लग जाएगी, यहाँ पर सब कुछ जल जाएगा। पर वेद किसी की नहीं सुनता। वो अपनी पूँछ से आग लगा देता है। लोग इधर-उधर भागने लगते हैं, बच्चे तो वहाँ से भाग जाते हैं। पर वेद होता है जो चेयर पर ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से सबको हाथ दिखाने लगता है। सूरज को एक बच्चा जाकर बताता है कि वेद ने वहाँ पर स्टेज पर आग लगा दी है। सूरज वेद को बचाने के लिए जाता है, तभी भाबो देखती है कि सूरज क्यों दौड़ रहा है। भाबो के पीछे बाबा साहब भी आते हैं और बाबा साहब, भाबो, सूरज वेद को नीचे लेकर आते हैं और पूछते हैं कि वेद तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम्हारे बिना कैसे जी पाता? तभी वेद यहाँ पर डरा हुआ था। वेद अपने पापा से बिना कुछ बोले और सूरज को वो कहता है कि पापा मैं अभी आया। वो फिर से स्टेज पर चला जाता है और वहाँ सूरज देखता है कि ये फिर से स्टेज पर क्यों गया है। उसे वेद वहाँ से कुछ लाता है स्टेज पे से और नीचे आता है फिर से अपने पापा के पास। सूरज कहता है कि वेद तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी शरारतें क्यों कर रहे हो? फिर से वापस स्टेज पर क्यों गए थे? वेद कहता है कि कुछ नहीं पापा, आपकी जो फ़ोटो थी ना मेरे पास, वो स्टेज पर रह गई थी, उसे ही लेने गया था। तो यहाँ पर सूरज कहता है कि इतनी बड़ी मुसीबत तू क्यों उठाता है हर बार? तभी वेद यहाँ पर अपने पापा की, सूरज की तस्वीर उसे दिखाता है और कहता है कि पापा ये रह गई थी ना, पर आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, मैं ये नहीं करूँगा। तब यहाँ पर सूरज कहता है कि तू पहले मुझसे प्रॉमिस कर कि ऐसी शरारत दोबारा से नहीं करेगा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। यहाँ पर वेद कहता है कि आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो पापा कि मम्मा जब आएगी घर तो आप कुछ नहीं बताओगे कि मैंने शरारत कर की थी। तभी यहाँ पर दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सूरज काफ़ी रोता है वेद को गले लगाकर और कहता है कि तुम ऐसी शरारतें करते रहते हो, हर दिन तुम्हें डाँटना ही पड़ेगा। तुम्हारी मम्मा आएगी तो बहुत डाँटेगी तुम्हें। यहाँ पर वेद कहता है कि मम्मा जब तक आएगी, मम्मा को आने में बहुत समय लगेगा, तब तक मम्मा आएगी आप ये बात भूल जाओगे। यहाँ पर बाबा साहब, भाभो काफ़ी रोती है वेद को ऐसी हालत में देखकर। तभी वेद कहता है कि दादी आप क्यों रो रही हो और दादा साहब आप भी क्यों रो रहे हो? और तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि चलो अब घर जाना होगा हमें, तुमने तो यहाँ पर बहुत शरारत की है आज। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि ये छोरा तू कुछ भी क्यों करता रहता है, तुम्हारी माँ आएगी तो हम क्या जवाब देंगे तुझे कुछ हो गया तो। तभी यहाँ पर ये भाभो काफ़ी रोती है वेद को देखकर। तभी दूसरी तरफ अब संध्या घर आने की वापस तैयारी कर रही है। वेद की तस्वीर देखती है कि कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, जब छोड़ के आई थी तो 3 साल का था।